संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको इंटरस्टेट रिलेशंस का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराया। उसमें सबसे पहले हमने आपको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स क्लियर कराए, फिर हमने इंटरस्टेट काउंसिल्स, आज की डेट में कंट्री में जो सिनेरियो चल रहा है, कई तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं। स्टेट्स का ये एलिगेशन है कि सेंटर पावर्स को सेंट्रलाइज कर रहा है। हमने बताया कि इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं। अगर इंटरस्टेट काउंसिल्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली किया जाए तो बहुत से ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं जो खड़े ही ना, उनका समाधान पहले ही निकल जाए। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने आपको बताया कि पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की मान्यता एक राज्य के बाहर अनेक राज्यों में भी होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? कंट्री की इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने आपको बताया कि किस तरह से महत्व रखता है किसका। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था? पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, इंटरस्टेट ट्रेड, कमर्स और इंटरकोर्स कैसा होना चाहिए भारत में, वो हमने कवर किया। और फिर जोनल काउंसिल्स। आज हम एक नए चैप्टर की ओर हैं, दैट इज़ द एमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें हम आपको 3 तरह की एमरजेंसीज पढ़ाएंगे: नेशनल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल एमरजेंसी। एमरजेंसी पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने इसे पढ़ लिया, समझ लिया और कर लिया। छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान कर देती हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। हम उन्हें लॉजिकली करने की कोशिश करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों है कि नेशनल इमरजेंसी को इनडेफिनेट टाइम तक बढ़ाते ही रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, लेकिन प्रेसिडेंट रूल को आप एक समय से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन नेशनल इमरजेंसी बढ़ती ही रहती है। इसके पीछे यदि कारण समझ आ जाएंगे तो फिर चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। सही बात है। हम आपको बताएंगे कि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या रोल था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या रोल था और 44th का क्या रोल था। हर चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। इमरजेंसी से डरने की बजाय ये कोशिश करें कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो कि अपने आप में इतने विजनरी थे, जिन्होंने ये इमेजिन किया कंट्री के लिए कि कंट्री एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को कभी ना कभी अचीव करेगी, ऐसे में उन्होंने यदि इमरजेंसी के प्रोविजंस रखे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो नेचुरली फिर वो डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन के लिए ही रखे होंगे। कई बार आप जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, उस चीज़ को आपको बैक सीट पे ले जाना पड़ता है उसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई बात समझ में? उसका उद्देश्य उस समय में ये नहीं है कि कंट्री को नॉन डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश की जाती है। सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में ये गिवन है? तो पार्ट 18 में ये गिवन है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 में ये गिवन है, जिसमें आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 प्रेसिडेंट्स रूल की बात करता है और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। फिर बाकी भी कोई आर्टिकल होंगे ही। आर्टिकल 353 और 354 सेंटर और स्टेट के बीच में संबंध कैसे बदल जाते हैं उसकी बात करता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आर्टिकल 355 ये बताता है कि सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टेट्स को लेकर के, वो भी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 357, 8, 9 में पर्टिकुलरली ये बताया गया है कि किस तरह से उस समय में जब इमरजेंसी लागू होती है तो फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन आ जाते हैं। और आर्टिकल 360 राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। इमरजेंसी के लिए शब्द चुना जाता है आपातकाल। तो नेचुरली कोई ऐसा टाइम होगा जिसमें कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस का नाम है इमरजेंसी। व्हाई देयर इज़ अ वर्ड इमरजेंसी? इमरजेंसी क्यों कहा गया इसको? ध्यान से समझें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की एक यूजुअल स्कीम है, उसका एक पैटर्न प्रोवाइड किया गया है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया गया है। वो क्या प्रोवाइड किया गया है? एक पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा पर्टिकुलरली एंड जनरली टू द पार्लियामेंट। ये सिस्टम हमने समझा, फर्स्ट आस्पेक्ट। सो पार्लियामेंट इज़ ए इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, मंत्री परिषद वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमने इसी स्कीम में ये पढ़ा कि स्टेट्स भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन से ही फ्लो करके आ रहे हैं। तो स्टेट्स की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, जिस एग्जिस्टेंस को पुख्ता करते हैं 7th शेड्यूल में गिवन 3 लिस्ट, जिसमें से कि सेकेंड लिस्ट दैट इज़ द स्टेट लिस्ट इन इटसेल्फ इज़ द एविडेंस ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स।
कि स्टेट्स उस स्टेट लिस्ट में गिवन सब्जेक्ट मैटर्स को अपने तहत लेजिस्लेट करने के लिए इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब स्टेट्स सेंटर के आशीर्वाद पर निर्भर नहीं करते, उनकी खुद की अपनी एक एग्जिस्टेंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रही है, जैसे सेंटर की एग्जिस्टेंस आती है। लेकिन ये जो नॉर्मल सेटअप है जिसमें सेंटर अपने स्फेयर में काफ़ी ऑटोनॉमस है, स्टेट अपने स्फेयर में काफ़ी ऑटोनॉमस है, ये जो नॉर्मल सिस्टम है जिस सिस्टम में लेजिस्लेटिव पावर्स काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, ये नॉर्मल सिस्टम कभी ना कभी तो हॉल्ट होता होगा। एक नॉर्मल स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसके तहत आपको यानी कि सिटीजन्स को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें आप फंडामेंटल राइट्स के तौर पर जानते हैं, मौलिक अधिकार। कोई ऐसा भी हालात बन जाते होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है टू यू द सिटीजन्स कि दिस इज़ नॉट द परमानेंट स्टेट ऑफ अफेयर फॉर द कंट्री। सो द वर्ड एमरजेंसी इज़ देयर एज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर, वो एक रिमाइंडर के तौर पर है फॉर द पॉलिसी मेकर्स, फॉर द एग्जीक्यूटर्स, सो फॉर द लॉ मेकर्स और फॉर द एग्जीक्यूटर्स, दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट, कि दिस इज़ नॉट द परमानेंट स्टेट ऑफ अफेयर। You need to restore the original system. That original system is somewhere being halted. That halt is called emergency. So it is not the routine, it is not the norm, it is the exception. That's why the word emergency is there. So something else is the routine, something else is the fashion, something else is the permanent feature. This is the temporary feature, this is the emergency feature. Okay, and it is not the temporary also, so you can use the word temporary also, but no, it is not the temporary, because the temporary things you can invoke so many times, but to invoke such provisions of the constitution you need to wait for the situations which are ultimately exigential. So that's why the term is being emergency. Okay, क्योंकि इसकी वजह से वो जो डेमोक्रेटिक सेटअप है कंट्री का, वो जो स्कीम है पार्लियामेंट्री, वो जो फेडरल कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है जिसमें स्टेट्स और सेंटर अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, वो सब हॉल्ट होता है। और इसकी वजह से ही ये एक इमरजेंसी प्रक्रिया है, ये परमानेंट प्रक्रिया नहीं है, ये हमारी रेगुलर स्कीम नहीं है देश की। ठीक है, इतनी बात क्लियर? और नेचुरली हमने ये कहाँ से ली होगी? ये जर्मनी के वेमार रिपब्लिक से हमने ली है। ओके, तो इमरजेंसी प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिए हैं। लेकिन बता दें कि जिस जर्मनी से, जिस दौर में, जिस समय में ये लिए गए थे, जहाँ से इन्हें उठाया गया था, इनका वहाँ पर बहुत ही ब्रुटल यूज़ हुआ है। एक पॉइंट पर बहुत ही ब्रुटल यूज़ हुआ है। इमरजेंसी को इस वजह से काला दौर भी कह देते हैं, इमरजेंसी को नाजिस्ट एक्ट भी कह देते हैं कि ये नाजीवादी तरीके हैं, बिकॉज द नाजीज वर देयर इन जर्मनी, द हिटलर, द पार्टी ऑफ हिटलर वाज नाजिस्ट, नाजी पार्टी, सो इसको आप नाजीवादी भी कह सकते हैं। मुसोलिनी भी सेम सिस्टम फॉलो करता था टोटलिटेरियनिज्म का इटली में, तो इसे आप फासिस्ट या फांसीवादी भी कह देते हैं। तो नाजीवादी, फांसीवादी, इस तरह के शब्द भी उपयोग हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ऐसी क्या ही इमरजेंसी होगी जिसके लिए इनकी आवश्यकता पड़ जाती है? ध्यान से सुने। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? आप सबने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 किसकी बात करता था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये तो एक बात तय है कि आज के मॉडर्न स्टेट सिस्टम में, द मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में, if you want to pursue with your custom culture manner, if you want to survive, if you want to preserve your society, you need to organize yourself as a political organization, so that you can pursue your custom culture manner, so that you can protect your distinct culture, your language, so that you can nurture yourself, you can explore the opportunities for yourself. For that you need to control some kind of resources. You need to occupy some kind of land. You need to harness the potential of the economically valuable resources inhabited that particular land. It is required. इसकी आवश्यकता तो है ही है. For that you need to set up yourself as a political setup. So land is very important thing. That territory is a very important thing. You need to demarcate that.
So for your very existence, for your very survival, the precondition is your territory. The precondition is your land. तो ये अब आप पे निर्भर करता है कि आप वो जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई करके उस पर किस प्रक्रिया के तरीके से राजनीतिक तंत्र स्थापित कर रहे हैं। तो वो कौन सा सिस्टम है, वो फेडरेशन ऑफ द टेरिटरी स्टेट्स है, या वो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, या वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सिस्टम है, व्हाट इज़ द सिस्टम? So when you are talking about the territory, so it is very much clear you are talking about the land. In this particular context, you are talking about the land. It is not the emotional territory, it is not the psychological territory, it is not the territory of your activities, it is the territory of that is by the virtue of the land. It is territory. That is first aspect. So it is related to the land. Second aspect is you are explaining, you are expressing your system of organization of that land, your political setup. It is somewhere not unitary, not federal, it is somewhere quasi-federal. So you are not using the word federation of the states, you are not using the word federation and its territory, you are not saying the union of India, you are saying that the union and its territory, that is the India is a union of the states. India is a union of the state. So union and its territory, union it is related with the center, and its territory, it is the first and the foremost responsibility of the constitution to protect, preserve and promote the union and its territory. That's why the part 1 is related to the union and its territory. The second aspect is the part 2 of the constitution. It is the citizen. It is the citizenship. तो land reside हो गया. The people who are occupying the land, they are important. So citizenship, when you are talking about, so it is the people. So in this particular chapter of citizenship, so many things we have discussed about. Ultimately, when we will move towards the fundamental right, we will discuss about the persons also. So citizenship. Now you need to identify the occupants of the particular land. Okay. So you have identified them. It is clear. So the second very big responsibility of the system of the country or the politics of the country to protect the citizens. Like rights are somewhere else. Suppose you are driving a car. Other person, that person is fully acquainted that the brakes are not working of your car. So the foremost responsibility in front of that person is to protect yourself from that brakeless car. Okay, so that person will try to evacuate you from that car in any way. Why? The only responsibility in front of that person is to protect your life. Okay, not your wealth, that is your car. Not your wealth, not your right to drive a car. So not your rights, not your property, nothing. The foremost responsibility is to protect you by any way possible. हड्डियाँ टूटेंगी, वो आपको धक्का मार देगा गाड़ी से, बीट एनीथिंग, बट आपको बचाना है. So second part, it is the citizenship. Now the third part, that is related with the rights. So the third part is related with the rights. It's the fundamental rights. Now mere existence like animal is of no use. So you need to be vested with some kind of rights also, so that you can nurture yourself, you can realize your social, economic, cultural, political, religious potential. For that you need to be vested with some kind of rights also. So fundamental rights are there. Okay, otherwise mere existence like animal is of no use. जानवर की तरह जिए जाने में भी क्या जीना, उसमें कोई तो ऐसे गुण हों जिन गुणों के आधार पर वो स्वयं का विकास कर पाए. जब वह समझ पाए कि उसका जीवन एक सार्थक और उपयोगी जीवन है, उसके लिए उसे हमें कई तरह के संसाधन देने होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज. हमें उसे इस योग्य बनाना होता है कि उन संसाधनों के आधार पर अपने जीवन को एक उत्कृष्ट श्रेणी का जीवन बनाए और जन कल्याण के कार्य में लगे, विकास की ओर जाए, विज्ञान का विकास करे, हर क्षेत्र में समाज आगे बढ़े. जब हम ग्रो करेंगे तभी हम अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंसाइंस को अचीव कर पाएंगे. दैट इज़ द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस. Fundamental rights must be there. But what is the foremost responsibility of the state, of the constitution, is to protect the union and its territory, the citizenship, then the rights. Okay, so this is very important. Yes, sir. So when you are talking about the emergency provision, they will be executed at the cost of the unity,
सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वही बात मैंने वहाँ पर लिखी है कि जब इन पर बात बन आती है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लुक, आज दिन तक नरेंद्र मोदी जब स्टेज पे होते हैं तो उनका कहना होता है, जब भी उनको ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि भाई एक तरह से आप स्टेट्स के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, यू आर अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटिंग द राइट्स ऑफ द स्टेट, यू आर एनक्रोचिंग द राइट्स ऑफ द स्टेट, यू आर सेंट्रलाइजिंग, आप केंद्रीकरण कर रहे हैं शक्तियों का, सत्ता का। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने अंदाज में कहते हैं, भाइयों बहनों 1975 में इमरजेंसी देने वाले हमें कहते हैं कि हम तानाशाह हैं। तो 1975 की इंदिरा गांधी की वो इमरजेंसी, दैट इज़ द नेशनल इमरजेंसी, उसको आज भी ऐसा माना जाता है कि इट वाज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, सब माना जाता है ना। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो तब यही कहा था कि मैंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उसे इन्वोक किया। इट इज़ द प्रोविजन गिवन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन that emergency in itself is a kind of anti element to the democracy, but still the emergency provision inside the constitution to protect the democracy, that we will discuss. So the democratic political system you need to protect. For that you need to utilize the tools that are, and the constitution in itself, you need to protect the constitution in itself, and it is related to the emergency. So now we will discuss each and every term. देखो, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है, बाहर धुंध बहुत है, इसको दिमाग में नहीं रखना है, इसको ध्यान में रखना है केवल कि धुंध है, गर्म कपड़े पहने, ध्यान में वो रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। कमल, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, यूनिटी बहुत सुप्रीम है हमारी कंट्री में। यूनिटी भी अपने यूनिक सेंस में है, मैंने शायद कभी पहले भी समझाया हो। देखिए, सपोज कीजिए, नो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिटी, दिस इज़ यूनिटी, ओके। तो अब आपने यूनिटी अचीव कर ली। जब आप इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को देखते हैं तो यू आर हैविंग डिफरेंट स्टेट्स ना। सो मान लीजिए ये जो स्टेट है एक पर्टिकुलर, तो ये तो अपने लेवल पे एक यूनिटी हो गई। ये स्टेट एक है तो ये भी अपने लेवल पे एक यूनिटी हो गई। तो अगर ये सारे ब्लॉक्स अपने लेवल पर एक यूनिटी कार्व आउट कर लें तो क्या ये इंटीग्रिटी रही? नो, इट इज डिसइंटीग्रेटेड यूनिटी। ऑल द यूनिफाइड सेगमेंट्स, they are disintegrating itself and they are unified themselves into a new whole. No, it is not good. Why it is not good? Because we are having different states on the basis of the language. We are having linguistic states. So strong regional affinities are always there. The cultural, linguistic, the economic connectivity of the people inhabiting that particular land, they are strongly connected to their land. So regionalism concept will always be there. It is clear. But look at the rampant caste system in this country. Look at the rampant system of deprivation of the resources from the SCs and STs. Look at the derogated position of the women in the society. Women have always been deprived from the important resources in this historical system. So फिर उस स्टेट के अंदर क्या हो सकता है? उस स्टेट के अंदर there can be further segments. So Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas or Sudras, or the modern or the Adivasis, or the male or the female, or the rich or the poor. So you can create a new block. That block will be united block, but it will be more disintegrated. So ultimate you will be disintegrated. एक बड़े large boulder से you will become a small granule. That granule in itself is a kind of unified whole. है ना? Look at the flow of the river. You are talking about the boulders, cobble, pebble, gravels, sand, silt, clay. When you are traveling from the Himalayas, like from the Pathankot to the delta of the Ganga, what you will observe? You will observe simply the boulders, then the cobbles, then the pebbles, then the gravels, then the sand, then the silt, then the clay. It is the course of the river. But every segment, every tiny particle in itself is a kind of unified whole. But no, we need to attain the boulder.
we need to attain the border. So integrity is always indispensable with the unity. In the context of India, where diversity is ultimate, we need to achieve the unity in the sense of integrity. Yes, sir. Okay, why do we need to achieve this? Why do we need to achieve the unity in context of integrity? Because if there will be no integrity, this is the unified whole, but this unified whole will be very fragile. Any neighboring state, like all the princely states, they were fighting with each other. They were fragile. Before the advent of the European, particularly before the advent of the Britishers, so many regional kingdoms were there in the country. They were fighting all the time with each other. Mutual quarrels were rampant. That was the beneficial ground for the Britishers. So Britishers, with thousands of army men, with simply thousands of army men, they overpowered the whole country. They dethroned all kings. That was the weakness inherited in the mutual quarrels. So sovereignty is the utmost requirement. You cannot be sovereign unless until you are not integrated. Yes, sir. And we need to achieve unity by the virtue of the integrity. Only then we can make ourselves sovereign. Because the smaller and smaller units, they are more and more fragile. So more and more compromising sovereignty. आई बात समझ में? So unity, integrity, sovereignty in itself is a kind of integrated whole terminology. Yes, sir. Unity, integrity, sovereignty in itself is a integrated whole terminology. Okay? You need to attain this. For that we need to invoke emergency provisions. Why? What kind of emergencies we are talking about? The national emergency, the president rule, or the financial emergency. Suppose the example of the national emergency. What are the grounds of the national emergency? The external aggression, war, और the armed rebellions. 3 ग्राउंड्स हैं यहाँ पर. अगर बाहरी तौर पर आक्रोश है, अगर किसी तरह की युद्ध की परिस्थितियाँ हैं, या किसी तरह से हथियारबद्ध विद्रोह भारत के भीतर हो रहा है, ये 3 परिस्थितियाँ हैं ना, इनके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा देना. ठीक है? Yes, sir. लेकिन क्या मतलब क्या बनता है इसका? सपोज 1962 में नेशनल इमरजेंसी देश में पहली बार लगा. Yes, sir. अक्टूबर 1962 पहली बार इमरजेंसी लग रहा है. क्या हुआ? चाइनीज अग्रेशन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, Yes, sir. NEFP, the North East Frontier Agency you can call NEFA. Yes, sir. Later it became अरुणाचल. तो वहाँ पर चाइनीज अग्रेशन हो रहा है. तो वो तो एक पर्टिकुलर पार्ट है. इस पर्टिकुलर पार्ट में वो चीज़ हो रही है. अगर वहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर, थोड़ा सा स्टेट, थोड़ा सा रीजन, जैसे सपोज कीजिए कि अभी मैंने ये फिगर बनाई थी, इसका थोड़ा सा इतना सा हिस्सा जैसे चला भी गया, तो दिक्कत की क्या बात है? ये तो यूनिफाइड ही रह जाएगा. वो पहले क्या गेम होती थी येलो कलर की, पोकेमॉन होता था, क्या होता था? है पैगमैन, पता नहीं क्या उसका मुंह ऐसा होता था. गेम होती है, ऐसे खाता रहता था, सब कुछ आगे बढ़ता रहता था. तो ये तो एक यूनिटी तो रह ही गई, बट कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो गई? इंटीग्रिटी. अब यू आर नॉट इंटीग्रल. एक लेवल पे इंटीग्रिटी इंक्रोच हो गई है. इंटीग्रिटी गई तो क्या गया? सॉवरेनिटी. आधा इंच भी जमीन जा रही है तो इंटीग्रिटी जा रही है, और अगर आधा इंची जमीन जाने से, इंटीग्रिटी जाने से, सॉवरेनिटी जा रही है. क्योंकि जो अब यहाँ तक सेंध लग गई है, ये यहाँ तक जाएगी. इन द कमिंग टाइम ये यहाँ तक जाएगी, और इन द कमिंग टाइम that will be the whole new segment of the China. Now this will be the India, then this will be the India. What will you do? So not even a single inch of land you can compromise. Not even a single inch of land you can sacrifice. वरना दिमाग में तो यही आता है कि थोड़ी सी तो बंजर जमीन थी, लद्दाख, अक्साई चीन का इलाका, उधर अरुणाचल का इलाका, क्या जाता था? अगर 10 किलोमीटर ज़मीन वो ले भी जाते,
इतने फौजी, इतनी सेना, लाखों करोड़ का सेना का बजट, क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो एक यूनिफाइड होल सिस्टम ऑफ इंडिया है, उसमें कोई पर्टिकुलर स्पेस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट लाइक दैट कि जब दिल्ली पे आक्रमण होगा तब बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉवरेनिटी हार्म हो जाती है। सॉवरेनिटी हार्म होने से क्या हो रहा था, यहाँ पे सॉवरेनिटी हार्म हो गई, ना द चाइनीज विल सेटल देयर। तो इससे क्या होगा, जो कंट्री की एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटेंड होगी, कंट्री की एग्जिस्टेंस थ्रेट करेगी। और कंट्री की एग्जिस्टेंस थ्रेट होने से कौन थ्रेट करेगा? द नेशनैलिटी। नेशन इज डिफरेंट, द नेशनैलिटी इज डिफरेंट। नाउ द नेशनैलिटी, you people will be threatened. You people will feel fragile. क्योंकि फिर वो यहाँ बैठे होंगे तो इस रीजन के लोग will feel deterred. And ultimately the aggression will become vigorous. और वो और ज़्यादा भीतर की ओर आएंगे और एक दिन नेशनैलिटी पूरी तरह से थ्रेटेंड हो जाएगी। फिर कई चीज़ें होंगी, एथनिक क्लींजिंग्स होंगी, कई चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लैंड वो जीतेंगे, इसमें जो लोग बस रहे होंगे तो वो तो वहीं रह जाएंगे ना। सो what the Chinese will do then, what the Pakistanis will do then, what the any country will do then, they will try to clean them. So ethnic cleansing will be there. So ultimately the one chunk of the nationality lost, not the piece of the land, that piece of the land had gone, but ultimately the nationality will also lost. क्योंकि वो एक कम्युनिटी ही तो थी, इंडिविजुअल ग्रुप्स में आए, ग्रुप्स ने सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ने इमेजिन किया कि हमारी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हम हमेशा के लिए एग्जिस्ट करने चाहिए, हमारा ये यूनिक कस्टम कल्चर मैनर ऐसे ही चलना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी जगह पर खुद को टिका लें जहाँ पर हम अपना एक तंत्र बनाएंगे, अपने नियम बनाएंगे, अपनी संस्थाएं बनाएंगे, इंस्टीट्यूशंस, और उनके माध्यम से हम खुद को रेगुलेट करके चलते ही रहेंगे। नेशनैलिटी ने नेशन बनाने की कल्पना की। नेशन नहीं बन पाता है जब तक नेशन अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज ना करे, और वो होता है स्टेट। सो द नेशन स्टेट कंसेप्ट ऑफ द यूरोप सबने फॉलो किया, नेशन स्टेट एग्जिस्टेंस में है। तो सिर्फ और सिर्फ लैंड ही नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता, नेशनैलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। नेशनैलिटी का कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब नेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, नेशन के कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब द स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ मैंने सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी कृत्य यदि होने लगे तो एकदम से इसको फुल अटेंशन दे, बाकी सारी चीज़ें ज़रा साइड कर दे, क्योंकि ये मामला सलटेगा, ये सेटल होगा तो ही सिटीजन भी रहेंगे, तो ही फंडामेंटल राइट भी रहेंगे, तो ही सब कुछ रहेगा। नहीं तो पार्ट 1 अगर खिसक गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो फिर बाकी सब तो खिसका ही समझो। क्योंकि जीता तो उन्होंने सिर्फ पहले लैंड था, फिर हार्म उन्होंने किए पार्ट 2 वालों को, सिटीजन को। पार्ट 1 सबका टारगेट होता है, फिर पार्ट 2। आई बात समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने उस समय में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उस समय क्या प्रोविजन होना चाहिए? एकदम से रिवोक एवरीथिंग and do try to provide remedy to that act immediately. It is emergency time and we need to utilize the emergency provisions. We cannot pursue with the regular fashion. It is the demand of the time, we need to deliver to that. ज़रूरी है कि नहीं है? करना चाहिए ना? तो इससे ऐसे कोई भयभीत तो होने वाली बात नहीं है कि इमरजेंसी के, आपने कई रिकमेंडेशंस पढ़ी थी, याद करिए, जिसमें साफ साफ लिखा था इमरजेंसी की प्रोविजन, इमरजेंसी का काला चैप्टर ही खत्म कर देना चाहिए, इमरजेंसी की प्रोविजन ही खत्म कर देना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस कि वो इस प्रोविजन को एज अ टूल यूटिलाइज कर रहे हैं टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द नेशन, or they are using it as a kind of weapon to harass the opposition party leaders or to harass a particular region of the country or the particular community or the segment. Now it depends on the constitutional morality of the leaders, that how much they are committed to the constitutional provisions, how much values they are having in itself. But ultimately the provisions are required, provisions are genuine, provisions are gentle. Okay, so it depends on the executor that how they are executing it, for what purpose they are executing it, okay, and what are the results that they are going to derive. बात समझ में आ गई? किस तरह की कोई दिक्कत?
इतनी कंसेप्ट क्लियर? तो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आई बात समझ में? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अभी नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल की पॉलिटिक्स को लेके क्या टेंशन चल रही है कि कई कंट्रियों का आरोप है कि धीरे 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 चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन नेपाल। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने का मतलब है कि ये कहा जा रहा है कि जिनकी टेंडेंसी थोड़ी सी माओइस्ट है, यानी कि जो माओ जेडंग की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, तो माओइस्ट सुनते भी एकदम से मत सोचने लग जाया करो यार कि पता नहीं कौन है ना। इफ यू कैन बी गांधीयन, यू कैन बी कम्युनिस्ट, यू कैन बी सोशलिस्ट, you can be Marxist. If you are following the Karl Marx, you can be Marxist. Simply the follower of Mao Zedong and its ideology, they are Maoist. It's the simply Maoist. Okay? माओवादी, क्योंकि ये माओ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ही दिमाग में ये मत ले आया करिए कि अपराधी। माओवाद एक लंबे समय तक चला है। मैं चाइना में उन्होंने एक विकास, एक समय में विकास भी देखा, एक समय में जाकर के फिर डिक्लाइन भी देखा। चलो जितना बंद होता है कर दो। अब बैलून का क्या है, कर दो, जाने दो, जितनी देर जा रहा है इतना जा रहा है, बस छोड़ दो। तो माओवाद एक लेवल पे जरूरी था। ओके, जरूरी मतलब उनके चाइना के मुताबिक। हाँ, अब जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं इस सेंस में कि दैट यू आर डूइंग वायलेंस, you are terrorizing the people, you are promoting the culture of weapon, then